जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिजिक्स का आगे क्लास लेकर के आए हैं और हम लोग आगे देखेंगे। और इसमें आपको लास्ट पढ़ाया गया था प्रकाश के अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन में हम नियम पढ़ा रहे थे। प्रकाश के अपवर्तन में दो नियम बता दिया गया था। एक बताया गया था कि प्रकाश के अपवर्तन का जो पहला नियम होता है वो क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। ये बताया गया था प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम हम लोग बात करेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम जो था स्नेल्स का नियम था। और स्नेल्स का नियम में आपको बताया गया था कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन होता है। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन होता है। और एन जो होता है इसको हम लोग कांस्टेंट बोले थे और इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले थे, यानी अपवर्तनांक। कहने का मतलब ये था कि एन जो है माध्यम का प्रकृति बताता है। फिर हम लोग इस फार्मूला को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास किए थे। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 बटा n1 था। अगर इसको हम लिखने का प्रयास करेंगे तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ये आपको बताया गया था स्नेल्स नियम में और बताया गया था प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम में। अब हम लोग थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अपवर्तनांक क्या है। तो कुछ अपवर्तनांक आपको एग्जाम में ध्यान रखना है और यहाँ से डायरेक्टली जो होता है सवाल आ जाता है। तो अपवर्तनांक हम लोग देखेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक का अभी अभी आपको मतलब समझाया गया कि अपवर्तनांक माध्यम का नेचर बताता है, मीडियम का नेचर बताता है कि मीडियम सघन है कि मीडियम विरल है। कुछ अपवर्तनांक आपको इस प्रकार ध्यान में रखना चाहिए। और वो जो है अगर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा और इसको आप हेडिंग डाल सकते हो अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसको बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको कुछ ध्यान में रखना है। आप जानते हैं कि अपवर्तनांक को n से सूचित किया जा रहा है। तो n जो होता है अपवर्तनांक 1, n बराबर 1, ये किसका होता है, यह जो होता है निर्वात का होता है। अगर आपसे कल सवाल पूछ ले कि निर्वात का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो आप बताओगे 1। ठीक उसी तरह से n बराबर 1.0003 होता है और ये जो होता है एयर का होता है, यानी ये वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वैक्यूम से थोड़ा सा ज्यादा होता है, निर्वात से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और n बराबर 1.003 ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जल का। तो जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.33 होता है। जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और 1.33 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/3। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यह जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वाटर के बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर हम 1.41 करें तो 1.41 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये होता है किरोसिन का। किरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 होता है। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। किसका, डायमंड का, यानी हीरा का, डायमंड नहीं, ये ग्लास का। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.5 होता है। ग्लास कहने का मतलब कांच। और अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे
तो 3/2 लिखोगे। इसके बाद ग्लास के बाद हम लोग देखेंगे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 2.41 होता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो वह 2.41। और इसी प्रकार अगर हम देखें सिलिकॉन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 3.9 होता है। और ये किसका होता है, सिलिकॉन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3.9। इसका सिलिकॉन का 3.9 होता है। और अगर हम जर्मेनियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे तो जर्मेनियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 4 होता है। तो हम लोग कुछ निरपेक्ष अपवर्तनांक देखने का प्रयास किए हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक में कुछ आपको डायरेक्ट ही याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे सवाल आ जाते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक बताइए कि निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। तो 1 एयर का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003। और अगर वाटर का पूछेगा तो 1.33 या 4/3। इसके बाद केरोसिन का पूछेगा तो 1.41। और ग्लास का यानी कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में हम लिखेंगे तो 3/2। और डायमंड का जो होता है 2.41, सिलिकॉन का 3.9 और जर्मेनियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 होता है। अब ये जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें याद हो गया तो हम आगे बात करेंगे। और आपसे यहाँ से सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है और आपको यहाँ पे फंसा दिया जाता है और आप गलत कर जाएंगे या तो ऐसे सवाल को स्किप कर जाएंगे। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, ये सवाल बहुत हार्ड नहीं है, लोग हवा बना दिया है। ये जो चीजें है जो बहुत हार्ड है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब हम लोग कुछ का अपवर्तनांक तो देख ही लिए। अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि जल के सापेक्ष, न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। न्यूमेरिकल एक है कि जल के सापेक्ष आपको अगर पूछेगा कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। अगर ये सवाल पूछ ले कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें तो आप क्या बताओगे। तो अब जानते हैं कि स्नेल्स नियम ने क्या कहा कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N2/N1। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि जिसको निकालना रहता है राइट में और जिसके सापेक्ष निकालना रहता है वो लेफ्ट में। तो 1N1 N2 भी आप ऐसे लिख सकते हो। तो हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं और सवाल जो कहता है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाले, तो जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसको लिखेंगे ऊपर। तो कांच यानी ग्लास का अपवर्तनांक निकालना है किसके सापेक्ष, तो वाटर के सापेक्ष। क्या ये बात आपको समझ में आया कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। और ये हम छोटा जी से ग्लास को डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि कैपिटल जी जर्मेनियम के लिए हम रहने देंगे। अगर इसको एक लाइन में करोगे तो जिसको निकालना रहता है राइट में, जिसके सापेक्ष निकालना रहता है लेफ्ट में, ऐसे लिखते हैं। यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसी को हमने ऐसे लिखा कि जिसको निकालना रहता है वो लिखेंगे ऊपर। तो निकालना है कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष, तो NW। दोस्तों अभी अभी आपको बताया गया कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.5 या तो 3 नहीं, कांच का अपवर्तनांक जो होता है 3/2 होता है। अभी अभी हम लोग देखें कि कांच का अपवर्तनांक 3/2 और जल का अपवर्तनांक आपको क्या बताया गया
जल का अपर्तनांक बताया गया था 4/3। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं। एक जो है ये निर्वात का अपर्तनांक था, एक किसका था, निर्वात का था, और उसके बाद 1.0003 ये जो था एयर के था, और निरपेक्ष अपर्तनांक 1.5 जो था ये किसका था, ये जो था वाटर के था, और 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2। इसके बाद वाटर के बाद हम लोग देखे थे कि केरोसिन का क्या था, तो 1.41 ये जो था केरोसिन का था, और केरोसिन के बाद हम लोग देखे थे 1.41 हो गया, 1.5 हो गया। इसको ऊपर लिख देंगे, इसको नीचे लिख देंगे, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। केरोसिन के बाद हम लोग देखे थे कि अच्छा जल का जो था 1.33 था, जल के क्या था 1.33, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 था। केरोसिन का जो था 1.41, और कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 होता है, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। इसको आप 3/2 भी लिख सकते हो। ये सब चीजें आपको बताया गया था। यहाँ निकालना है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए वाटर के सापेक्ष। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग देखेंगे 3/2, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे 4/3। इसको पास से दूर वाला दूर से तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/8 जो होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल जो है ये कहता है कि निरपेक्ष के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। निरपेक्ष के सापेक्ष निरपेक्ष के सापेक्ष निरपेक्ष के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। अपवर्तनांक ज्ञात करें। क्या सवाल है? निरपेक्ष के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जिसको निकालना होता है उसको हम लोग लिखते हैं ऊपर, और जिसके सापेक्ष निकालना रहता है उसको लिखते हैं नीचे। तो कांच का निकालना है तो Ng, निरपेक्ष के सापेक्ष निकालना है तो N, और V से वैक्यूम। तो अभी अभी आपने देखा कि कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1/5 होता है, और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। इट मीन्स 1.5 है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको जो ये लिखाया ये किसके सापेक्ष लिखाया, ये जो है निर्वात के सापेक्ष लिखाया। क्योंकि अगर आपसे कल पूछ ले कि कांच के सापेक्ष जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात कीजिए, तो जो आप जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद किए हैं वही उसका आंसर होगा। कैसे देख लेते हैं। कांच निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो जिसको निकालना रहता है उस ऊपर, और जिसके सापेक्ष निकालना रहता है नीचे। तो जो जल जो होता है जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, और निर्वात का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो क्या आपको 1.33 याद नहीं करवाया गया कि जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। इट मीन्स कि जितने भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखाए हैं वो सबके सब किसके सापेक्ष लिखाए हैं, तो सबके सब आपको निर्वात के सापेक्ष लिखाए हैं। अगर कल जाकर के इससे आगे सवाल पूछ दे, और इससे थोड़ा सा और आगे एडवांस में सवाल कर दे, तो आप कैसे बनाओगे। मान लीजिए कि सपोज दैट कि आपका सवाल ये है कि यदि यदि किसी माध्यम M1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक 2 है, तो 2 है,
तो 2 है और दूसरा माध्यम M2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3 है। तो माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक ज्ञात करें। क्या बोला? यानी कहता है कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक ज्ञात करें। अभी अभी आपको बताया गया कि जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना रहेगा उसको लिखेंगे ऊपर और जिसके सापेक्ष रहेगा उसको लिखेंगे नीचे। तो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, और आपको यह भी बताया गया, अभी यहाँ पे दिया है कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक जो है 2 है और माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो है 3 है। तो इसको आप भागा दोगे, 2 को 3 से भागा दोगे तो क्या होगा? 2 के 3 से भागा दोगे तो भागा दे लेना, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 2/3 होगा। इट मीन्स अगर आपको जितना लिस्ट दिए हैं इस लिस्ट में से देगा तब तो आप बता दोगे, लेकिन दुनिया में इतने सामान है, इतने चीजें हैं, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रख पाना संभव है क्या? जी नहीं। तो जब सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रख पाना संभव नहीं है और ये लिस्ट से अगर हटके सवाल देगा एग्जामिनर तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देगा। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा? लिख देगा। तभी आपको कहेगा कि बताइए इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक क्या है। तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखना है कि जिसको निकालना रहता है ऊपर और जिसके सापेक्ष निकालना रहता है उसको लिखेंगे नीचे। और जब ये बात आप रखेंगे ध्यान में तो आपको बिल्कुल ही बन जाएगा। लास्ट हम एक सवाल देते हैं कि जर्मेनियम के सापेक्ष जो है आपको जल का अपवर्तनांक निकालना है। क्या बताया गया? क्या क्वेश्चन दे रहे हैं हम दे रहे हैं जर्मेनियम के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें। हमारा सवाल है कि जर्मेनियम के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें। जर्मेनियम के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें। जिसको निकालना है उसको लिखेंगे ऊपर NW से वाटर, किसके सापेक्ष? जर्मेनियम के सापेक्ष। अब जानते हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी अभी बताया गया कि इसका 4/3 होता है या तो 1.33 होता है। और जर्मेनियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी आपको बताए थे कि इसका 4 होता है। इसके नीचे 1 छुपाएंगे, 1 लिखेंगे और पास वाला पास से दूर वाला दूर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/12 यश को करेंगे 1/3। यानी ये जो आपका आंसर हो जाएगा कि जर्मेनियम के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो होगा 1/3 और इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू में लिखोगे तो 0.33 होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह का न्यूमेरिकल आप 12th में पढ़े थे और आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप एग्जाम में अच्छे से कर लोगे। सिर्फ यही बात को ध्यान में रखना है कि जिसको निकालना है ऊपर और जिसके सापेक्ष निकालना है उसको लिखेंगे नीचे। अब थोड़ा सा और हम आगे बात करेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है सूत्र। क्या हमने बताया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी इसको N से सूचित किया जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सूत्र होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र जो होता है वो होता है n बराबर C/v होता है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटा दिए हुए माध्यम में प्रकाश की चाल। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यह सूत्र ध्यान में रखना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल। आप जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल को c से डिनोट किया जाता है और दिए हुए माध्यम में प्रकाश की चाल को v से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब n बराबर हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, n बराबर C/v, जहां n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, c जो है निर्वात में प्रकाश की चाल और v जो है माध्यम में प्रकाश की चाल। दोस्तों, आपको बताया गया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल वो कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपको बताया गया था कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। यह आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे किसी भी एक माध्यम दे देगा और उस माध्यम में बोलेगा कि बताइए प्रकाश की चाल क्या होगा। अभी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे। मान लीजिए आपको कल सवाल ये पूछ दे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो बताओगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन फिर यही बात पूछ दे कि जल में प्रकाश की चाल क्या होगा, हवा में प्रकाश की चाल क्या होगा, शीशा में प्रकाश की चाल क्या होगा, जर्मेनियम में प्रकाश की चाल क्या होगा, आपको सिलिकॉन में प्रकाश की चाल क्या होगा, केरोसिन में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो कैसे निकालोगे। आपको अच्छे से याद आ रहा होगा कि आप 10th क्लास में इसको याद किए थे, रटे थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जल में प्रकाश की चाल फलाना, कांच में प्रकाश की चाल चिलाना। लेकिन यहाँ पे फलाना चिलाना करने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो जो घिसा पीटा अगर सवाल आएगा तो निर्वात, जल और कांच आएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर का मूड खराब रहा और थोड़ा सा टफ करना चाहा, सवाल को थोड़ा सा लेवल को बढ़ाना चाहा, तब आपको ये चीजें नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे अभी अभी फार्मूला बताया गया कि n बराबर C/v होता है। ये आप जान गए कि n बराबर क्या होता है, C/v। अब हम लोग बात करते हैं, एक पहले सवाल ही देख लेते हैं। और सवाल ये है कि अगर आपसे पूछ ले कि जल में प्रकाश की चाल कितना है, क्या सवाल है, जल में प्रकाश की चाल कितना है। तो प्रकाश की चाल यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सूत्र बताया गया, और वो बताया गया n बराबर C/v। n क्या है, जो माध्यम दिया हो रहेगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो अभी अभी आपने देखा कि जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 4/3 या तो 1.33 होता है। तो यहाँ पे और आपने ये भी देख रखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो क्या हमको n पता चल गया, हमको c पता है, तो v नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो जल में प्रकाश की चाल, तो n बराबर हम क्या पुट करेंगे, 4/3 बराबर c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये तो भी निकालना है, जो माध्यम दिया होगा उसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है। तो v बराबर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4v बराबर 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको डिवाइड करोगे
तो v बराबर 4 को 9 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। इसका मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन यही अगर हम बात करें जल में प्रकाश की चाल तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये आप रटे थे 10th क्लास में, क्या किए हैं, रटे थे। लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है कि अब आप रटे नहीं होंगे, क्योंकि जल में प्रकाश की चाल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया n बराबर c/v। n का मान हम उसको पुट करेंगे जिसमें प्रकाश की चाल पूछ रहा है। तो जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है तो जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और c बराबर होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जिसमें प्रकाश की चाल निकालना वो v। तो v बराबर हमने सोल्व किया तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है जल में प्रकाश की चाल। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि जल में प्रकाश की चाल, चलो तो बता दिया, लेकिन अगर पूछ दे कि कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें तब क्या बताओगे? कांच में प्रकाश की चाल अगर आपसे पूछे तब क्या बताना है, जरा निकाल के दिखाओ कांच में प्रकाश की चाल और बताओ इसका क्या आंसर है। ये सवाल आते हैं जब ये आपको लाइट जब हम खत्म करेंगे तो यहाँ से 150 सवाल लेकर के आएंगे प्रैक्टिस के लिए। और दोस्तों लाइट जो है कट चुका है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा अंधेरा लगेगा वीडियो में, उससे घबराना नहीं है। इन्वर्टर का लाइट अब ओपन हो गया है और जो है बिजली कट गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी हमारे पास संसाधन है उससे हम आपको सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, मेरा सवाल यह था कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें तो दोस्तों आपको प्रकाश की चाल ज्ञात करना है तो एक ही फॉर्मूला बताया गया n बराबर c/v, और बोला गया कि n उसको रखेंगे जिसमें हमको प्रकाश की चाल पूछ रहा है। तो कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट करो। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद करवाया गया कि होता है 1.5 बोल सकते हो, या तो आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू में 3/2 भी बोल सकते हो। c का मान क्या पुट करोगे, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये निकालना है भी। 3 से 3 कटेगा तो v बराबर होगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह जो आपका है कांच में प्रकाश की चाल है। क्या आपको अब समझ में आ रहा है कि हमको कुछ रटना नहीं है, हमको निकालना है? तो 3 चीजें आप 10th में भी पढ़े थे, आपको रटाया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले तो आपको बताया गया कि प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल तो अभी आपको बताया गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। फिर हमने बताया कि जल में प्रकाश की चाल तो अभी इससे पहले निकाले थे कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। फिर हमने अभी निकाला कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल तो अभी आपको बताया गया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये तीनों तो आपको ध्यान में 10th में भी रखाया गया था और याद करवाया गया था कि बोलो बाबू निर्वात में प्रकाश की चाल, तो आप याद किए थे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में आप याद किए थे 2.25 और कांच में याद किए थे 2।
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या लाइट आ गई, लेकिन क्या आपको सिर्फ और सिर्फ निर्वात जल और काछी पूछेगा? एग्जामिनर का अगर दिमाग खराब रहा और वो घर से लड़ाई उड़ाई करके आया है सेट करने पेपर, तो आपका पेपर थोड़ा सा टफ कर देगा। और टफ क्या कर देगा? अगर आपको ये कह दे कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है और उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे। सपोज डैट ये हकीकत नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल बताने का प्रयास करता हूं। अगर आपको बोले कि यदि दूध का निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूध का निरपेक्ष अपवर्तनांक यदि दूध का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3 है, तो दूध में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो दूध में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। क्या सवाल है? दूध का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया और दूध में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो प्रकाश की चाल ज्ञात करने का एक ही सूत्र बताया गया कि n बराबर C/V। दूध का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 3। तो n के जगह 3 पुट करेंगे और C के मान आप जानवे करते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और भी निकालना है। 3 से 3 कटेगा तो v बराबर 1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, यानी 1 लाख मीटर पर सेकेंड दूध में प्रकाश की चाल होगा। यह हकीकत नहीं है, यह हमें दूध का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल में हम नहीं लिए हैं। हम बताने का प्रयास किए हैं कि अगर कल जाकर के दही दे दे, कल जाकर के आपको कोई और मटेरियल दे दे, बोल दे मध्य में प्रकाश की चाल बताइए, तो मध्य का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लिख देगा और हम जानते हैं कि निर्वात का जो प्रकाश की चाल होता है 3 इंटू 10⁸ होता है, तो आराम से निकाल लेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद हो गया, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब किसी भी तरह का सवाल ऐसे में आएगा तो आप बना लोगे और रटने का प्रयास नहीं किए होंगे। अगर मेरे चैनल पे रेगुलर है, बने हुए हैं, तो आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी। और ऐसा नहीं हवा हवाई में ये क्लास नहीं चल रहा है कि आप आए और आपको बता दिया जाए कि बस इतना कर लो काम हो जाएगा। तो ऐसे वाला हम क्लास नहीं लेते। आपको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना होता है और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप कोई और बैच नहीं पढ़िए, तब जाकर के जल्दी से सिलेक्शन का आसार होता है। तो अब यहाँ पे अक्सर एग्जाम में एक सवाल आ जाता है, और सवाल क्या आ जाता है? सवाल ये आ जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या सवाल आता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक का एसआई मात्रक, निरपेक्ष अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या है? अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक का एसआई मात्रक पूछ रहा है, मात्रक पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है, तो आपका जो जवाब होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस होता है, यानी मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं है। दोस्तों अभी आपको बताए थे कि निर्वात का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, क्या हम कुछ लिखे थे? मीटर या मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखे थे? बिल्कुल नहीं। अगर होता तब ना लिखते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मात्रकहीन है, कुछ होता ही नहीं है मात्रा, तो हम क्या लिख देंगे? नहीं लिख सकते। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे समझो
कि n बराबर, आपको अभी अभी फार्मूला बताया गया, n बराबर C/V, ये बताया गया, जहां पे C जो है निर्वात में प्रकाश की चाल, और आप जानते हैं प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, और किसी दिए हुए माध्यम में भी प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में लिखते हैं। तो ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, तो ये जब कट जाएगा तो n बराबर कुछ बचा थोड़ी ना, इसीलिए कहा जाता है कि n जो है यूनिट लेस है। n क्या है? यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्वांटिटी, यानी n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। और लाइन से कई बार सवाल आ जाता है, और रेलवे का तो ये बहुत पसंदीदा ही सवाल है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग एक और सवाल आपसे पूछते हैं, और यह सवाल का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और यह सवाल जो है आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। यह सवाल सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने आप को इसको सिर्फ सोल्व कर दीजिए और हो जाएगा, नहीं, यहां से कई कंसेप्ट निकलता है। अगर आपको सवाल में ये पूछ दे, सवाल में ये आ जाए एग्जाम में कि निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए केवल माध्यम पर, केवल माध्यम पर। ऑप्शन बी केवल माध्यम पर। ऑप्शन बी केवल तापमान पर। ऑप्शन सी केवल प्रकाश के रंग पर, केवल प्रकाश के रंग पर। और ऑप्शन डी सभी। तो आपका सवाल क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा? हमारा सवाल यह है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि केवल माध्यम पर। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माध्यम पर तो निर्भर करता ही है। आपको बताया गया कि निर्वात का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो माध्यम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर रहा है। हर एक माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब कि माध्यम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहां पे कह रहा है केवल माध्यम, केवल माध्यम पे नहीं, माध्यम पर कर रहा है, केवल होने के कारण हम इसको साथ आंसर नहीं जाएंगे। दूसरा है केवल तापमान, टेम्परेचर पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निर्भर करता है। वो कैसे? सपोज डेट कि जिस कैमरा में हम पढ़ा रहे हैं, अभी ठंड के मौसम है, तो यहाँ इस कमरा में जितने भी एयर होंगे ठंड होकर के एक दूसरे से चिपके होंगे। ठंड में आदमी चिपक चिपक के बैठता है ना, तो ठंड में एयर एक दूसरे से चिपक चिपक के होंगे और नीचे बैठे होंगे। लेकिन यही अगर हम इसको टेम्परेचर बढ़ा दे, इस रूम का टेम्परेचर क्या कर दे, अंगीठी वगैरह जला करके टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दे, तो यहाँ के जो एयर है वो गर्म होकर के उड़ना चालू करेगा, और उड़ करके ऊपर की ओर उड़ना चालू करेगा और भागना चालू करेगा। तो जब पूरा का पूरा ठंड था तब यहाँ पे बहुत ज्यादा एयर था, और जब हम गर्मी पैदा कर दिए इस रूम में, तो एयर यहाँ से भागने लगा।
यानी जब ठंड एयर था तो वो जो था सघन था, लेकिन जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाए तो एयर भागने लगा, तो अब जो वही रूम हमारे लिए क्या कम करने लगा, विरल था। इसका मतलब जो पहले रूम था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो माध्यम जितना सॉलिड होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि निर्वात में कुछ नहीं है तो 1 है, एयर में निर्वात की अपेक्षा कुछ है तो 1.003 है, कांच में या तो वाटर में आपको बताया गया 1.33, यानी एयर से ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाटर में है, वाटर से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कांच में है, तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। यानी जो मटेरियल जितना सॉलिड होगा, जिसमें जितना मॉलिक्यूल्स होगा, वो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो है केवल तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर तो निर्भर करता है, तापमान डिपेंड करता है कि माध्यम सघन है कि विरल है, उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कि ज्यादा है, ये तो डिपेंड करता है। तो केवल होने के कारण हम इसके साथ भी नहीं जाएंगे। अब जो है केवल प्रकाश के रंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है भैया प्रकाश के रंग पर भी डिपेंड करता है। क्या आपको पता है कि प्रकाश के रंग पे कैसे डिपेंड करेगा? दोस्तों, आपको बताया गया था कि ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये सवाल कितने कंसेप्ट को निचोड़ करके ला रहा है। पहला हमने ये देखा कि माध्यम पर डिपेंड करता है, ये तो बिल्कुल समझ गए कि सघन माध्यम, विरल माध्यम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सघन माध्यम का ज्यादा होता है, विरल माध्यम का कम होता है। उसी तरह से तापमान पर भी डिपेंड करता है, जिसका तापमान ज्यादा रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसका तापमान कम रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तीसरा बात, प्रकाश के रंग। तो आप जानते हैं कि प्रकाश में 7 कलर होता है, VI, B, G, Y, O, R। अगर हिंदी में देखें तो होता बै, जा, नी, हा, पी, ना, ला। कहने का मतलब कि प्रकाश 7 रंगों से बना है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये तो प्रकाश जो है 7 कलर से बना है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो पहले हम बात करेंगे कि लाल कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है। रेड कलर का वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, और वेवलेंथ को लैम्डा से जब डिनोट कर रहे हैं तो वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल का सबसे ज्यादा। वेवलेंथ आप जानते हैं कि मान लीजिए एक तरंग ये है, तो तरंग का इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के जो दूरी होता है उसी को बोलते हैं वेवलेंथ। वेव का जो लंबाई होता है, वेव का जो लेंथ होता है उसी को बोलते हैं वेवलेंथ, यानी हिंदी में बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। क्या आपने कभी पढ़ा है किसी क्लास में कि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा और बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम? अब हम लोग बात करेंगे कि आपने ये भी पढ़ेंगे या पढ़े होंगे वेव क्लास में। वेव यानी आप पढ़े होंगे तरंग वाले क्लास में कि V बराबर एफ लैम्डा होता है। V बराबर क्या होता है, एफ लैम्डा होता है। और आपने अभी अभी पढ़ा कि N बराबर C/V होता है। और V बराबर एफ लैम्डा आप जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि F जो होता है, यह जो होता है कांस्टेंट होता है। F से हम लोग फ्रीक्वेंसी बताते हैं। क्या बताते हैं? F जो है फ्रीक्वेंसी है और यह कांस्टेंट होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका आपको V बराबर एफ लैम्डा बताया गया था। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका जो V होगा ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ कम उसका भी कम होगा। ये हम लोग तरंग वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर हम इस फार्मूला पे पुट कर दे V का मान,
तो n बराबर क्या होगा, c अपॉन v का मान हमने क्या पुट कर दिया, लैम्डा। और आप जानते हैं कि c का मान हर एक जगह 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका मतलब c भी कांस्टेंट है। तो हम समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि n जो है ये डिपेंड करता है लैम्डा पे। n जो है प्रोपोर्शनल है किसका, 1 अपॉन लैम्डा का। यानी यहाँ पे c कांस्टेंट है तो यहाँ 1 बचा, लैम्डा बचा, तो n जो है वह n बराबर 1 अपॉन लैम्डा, यानी n जो है प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन लैम्डा का। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर लैम्डा का मान बढ़ाएंगे तो एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरा मैनेज करेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर लैम्डा का मान हम बढ़ा दिए तो n का मान कमेगा, क्योंकि लैम्डा बटा में आ रहा है। लैम्डा के मान बढ़ेगा तो n के मान कमेगा, और अगर लैम्डा के मान हम कमाएंगे तो n के मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का वेवलेंथ ज्यादा होता है, लेकिन लाल रंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अभी अभी आपको बताया गया कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो लाल रंग का वेवलेंथ ज्यादा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। जबकि बैगनी रंग का वेवलेंथ कम तो बैगनी रंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा ज्यादा। और आप अभी अभी देखे हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम, और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होता है। आपको v बराबर क्या बताया गया, v प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन n के। v जो होता है यानी चाल जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर v का मान ज्यादा रहेगा तो n का मान कम रहेगा, अगर n के मान यानी ज्यादा रहेगा तो v के मान कम होगा। बहुत गहरा बात है ये, जो थोड़ा बड़ा जीवन में कभी पढ़ाई किए हैं उनको ये सब चीजें समझ में आ रहा होगा, और बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने क्या कहा, हमने 2-3 बात कहा, और पहला बात ये कहा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे ज्यादा, और जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होता है। दूसरी बात हमने कहा कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है कम, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ज्यादा। फिर हमने कहा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कम उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम। यानी आपको 2-3 बात ध्यान में रखना है। पहला बात कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका प्रकाश की चाल ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम। देखिए ना, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था तो प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ था। लेकिन अब हम कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे तो निर्वात से कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था, 1.5 था। तो कांच में प्रकाश की चाल घट गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने पर प्रकाश की चाल घट रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटने पर प्रकाश की चाल बढ़ रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। लाइट जो है 7 कलर से मिलकर के बना है, भिवियोर से आप याद रखेंगे, बेजानी हैप्पी नाला। तो केवल प्रकाश के रंग पर डिपेंड करता है, तो प्रकाश के रंग पर डिपेंड, प्रकाश के रंग पर भी डिपेंड करता है, तापमान पर भी डिपेंड करता है, माध्यम पर भी डिपेंड करता है। इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। और ये सवाल आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि कई कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और कई कंसेप्ट आप समझे होंगे, क्योंकि ये सारे चीज जो है जब हम वेव पढ़ाएंगे, जब हम तरंग पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बताने का प्रयास किया गया है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। इसका आप एक एग्जांपल से समझो, जो हमने ये बताया इसका आप एक एग्जांपल से समझेंगे तो और क्लियरफाई होगा। उसका क्या एग्जांपल है, उसका एग्जांपल ये होगा कि अगर आपसे पूछेगा कि बताइए क्या कारण है कि खतरे का निशान लाल रंग का बनाया जाता है,
आपसे ये कई बार सवाल आया है कि क्या कारण है कि खतरे का निशान जो है लाल रंग से बनाया जाता है। तो आप इसको अच्छे से बताने के लिए अब सक्षम है कि खतरे का निशान जो है लाल रंग से क्यों बनाया जाता है। खतरे का निशान, खतरे का निशान लाल रंग का क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। देखिए, खतरे का निशान लाल रंग का इसलिए बनाया जाता है, अभी अभी आपको बताया गया कि व्हाइट लाइट में जो कलर होते हैं वो 7 होते हैं, VIBGYOR, विबग्योर। और बताया गया कि आर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। भी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है कम, और भी का यानी वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, वेवलेंथ कम होता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। उल्टा बोल दे रहा है, फिर से समझ लीजिए कि लाल का वेवलेंथ होता है ज्यादा और जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और वायलेट का वेवलेंथ होता है कम, जिसका वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ज्यादा। अब यहाँ पे अगर अगर हम व्हाइट लाइट से सिग्नल बनाए, व्हाइट लाइट को यहां से हम निकाले, तो व्हाइट लाइट जब यहां से हम निकालेंगे तो यहां से 7 कलर निकलेंगे, लेकिन जिस कलर का वेवलेंथ होगा ज्यादा उसका हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। और अभी अभी आपको बताया गया कि भी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/n का। भी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है n का, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा कम उसका प्रकाश की चाल हो जाएगा ज्यादा। तो यहाँ पे अगर हम लाइट को निकाले हैं, अगर हम व्हाइट लाइट को निकाले हैं तो यहाँ से 7 कलर जाएंगे, लेकिन सारे के सारे कलर पीछे रह जाएंगे। और लाल कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लाल कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने के कारण लाल कलर का जो चाल होगा बहुत ज्यादा होगा और सबसे पहले आंख तक लाल कलर पहुंच जाएगा। यही कारण है कि खतरे का निशान लाल रंग से बनाया जाता है, क्योंकि लाल कलर का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। हर एक माध्यम लाल कलर के लिए विरल बन जाता है, लेकिन अगर वही खतरे का निशान हम बैगनी से बना देते तो बैगनी के लिए जो माध्यम हमारे लिए विरल है वही बैगनी के लिए हो जाता सघन। अब जानते हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश धीरे चलता है और विरल माध्यम में प्रकाश तेज चलता है। तो लाल रंग, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस रंग के लिए माध्यम विरल का काम करता है, तो लाल के लिए। और विरल में आप जानते हैं कि प्रकाश तेज चलता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि खतरे का निशान लाल रंग का क्यों बनाया जाता है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए कि निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं। क्या आप नोट करेंगे? नोट कर लीजिए कि निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं, जबकि किसी दिए हुए माध्यम में लाल सबसे तेज जबकि बैगनी सबसे धीरे चलता है। और आप समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका प्रकाश की चाल ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम।
तो दोस्तों चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, डालने में थोड़ा सा अपलोड करने में दिक्कत हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तरह का सेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे, और अगर आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आदत में डाल लीजिए कंटिन्यू करने का, क्योंकि ये जो पढ़ाया जा रहा है आप बढ़िया बढ़िया पेड कोर्स खरीदे होंगे, उसमें भी इस तरह का कंसेप्ट और इतना डिटेल में नहीं बताया जा रहा है। तो आप फिर यहाँ पे समझ करके आप एक दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, फिर तीसरा दिन नहीं पढ़िएगा तो ये आपको नुकसान हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप एक अच्छा वाला कमेंट लिख दीजिए, ताकि हमको आगे ऐसा वीडियो डालने में मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।